बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। मुल्क में बढ़ते मसाइल पर है हमारी नज़र। जिन मसाइल से परेशान है हमारी अवाम, हमने उठाया है बेड़ा अवाम को दरपेश मसाइल को अपने शो में शामिल करने का। हमारी कोशिश है कि हुक्मरानों तक उन मसाइल को पहुँचाएँ ताकि वो होश के नाखून लें और अवाम की मुश्किलात को हल करें, ताकि हमारी अवाम भी सुख का सांस ले सके। नाजरीन, बहुत से ऐसे मंसूबों का ऐलान कर दिया जाता है जिससे अवाम को फ़ायदा हासिल होगा और इन मंसूबों पर करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन अवाम को फ़ायदा तो दूर ही हासिल होगा, लेकिन बदकिस्मती से ये मंसूबे कामयाब ही नहीं हो पाते और करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। मज़ीद मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से अनवर हुसैन सुमरा साहब, पेशावर से ज्वाइन किया है हमें ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश ने, और मुल्तान से ज़हीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। सूबा पंजाब में कई दहाइयों से आवाम को आरामदेह, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी हैं। पंजाब के बेशतर छोटे बड़े शहरों में आवाम मोटरसाइकिल रिक्शे पर सफ़र करती हमें दिखाई देती है। हर साल मोटरसाइकिल रिक्शे पर सफ़र करने वाले सैकड़ों अफराद खतरनाक हादसात का शिकार होते हैं और अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं, जबकि पंजाब में बढ़ती हुई आबादी और शहरों की हदूद में इजाफे के बाद महफूज और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट वक्त की अहम ज़रूरत भी है। नाजरीन, पंजाब हुकूमत सिर्फ 3 शहरों लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में ऑरेंज लाइन ट्रेन और बस रैपिड फीडर रूट्स ट्रांसपोर्ट फराहम कर रही है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सूबे के दीगर बड़े शहरों में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करे, जबकि वो सरकारी खजाने से सालाना करोड़ों का बजट इस्तेमाल कर रही है। सवाल तो ये है कि जब आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर ही नहीं है, तो सरकारी खजाने से सालाना लिए जाने वाले करोड़ों रुपए आखिर कहाँ जा रहे हैं? मज़ीद खबर के अंदर क्या खबर है, तफसीलात जानते हैं अनवर हुसैन सुमरा से। जी सुमरा साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे है कि पंजाब में जो है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जामिया नहीं है अभी तक, और ना ही मुस्तकिल जो है वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मौजूद है जिसकी वजह से आवाम को आरामदेह, महफूज और सस्ती जो है सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। इस हवाले से जो है कि और इस वजह से जो है आवाम जो है वो आम तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा पर सवारी करने पर मजबूर हैं, और मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो आपके 2-3 बहुत बड़े मसाइल पैदा करता है। पहली बात तो ये वो पार्किंग का मसला पैदा करता है, दूसरी बात ये है कि वो आपके हादसात की बहुत बड़ी वजह जो है मोटरसाइकिल रिक्शा है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी पैदा करता है, और ट्रैफिक के मसाइल जो हैं, ट्रैफिक जैम के जो मसाइल सारा दिन बड़े शहरों में होते हैं वो मोटरसाइकिल रिक्शा की वजह से पैदा होते हैं। पंजाब की कोई भी हुकूमत माजी में जो रही है, 75 साल में कोई भी हुकूमत जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जामिया पॉलिसी नहीं बना सकी, और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सका है। पंजाब के 3 शहरों में लाहौर है, जिसमें रावलपिंडी है और मुल्तान है। इसमें जो है लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलती है, इसके बाद वो मेट्रो बस चलती है, इसके बाद स्पीडो बस चलती है। मुल्तान में जो है मेट्रो बस चलती है, स्पीडो बस चलती है। रावलपिंडी में जो है वहाँ पे भी मेट्रो बस चलती है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो अजला हैं या बाकी बड़े शहर हैं वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मौजूद नहीं है। और पंजाब हुकूमत ने भी इसमें 2 किस्म के सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। जो बड़े शहर हैं लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान, वहाँ मास ट्रांजिट जो है पंजाब की अथॉरिटी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करने की जिम्मेदार है, जबकि जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो जिम्मेदार है। लेकिन वो कंपनी जो है पिछले 10 साल से काम कर रही है, उनके पास एक भी बस मौजूद नहीं है, एक भी वैगन मौजूद नहीं है जिसको वो रेगुलेट करे, लेकिन तनख्वाहें ले रही है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत जो है इस पर एक जो नई पंजाब हुकूमत है, ये मरियम नवाज साहबा की, वो चाह रहे हैं कि हम बड़े शहरों में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करें आवाम को। लेकिन इसके लिए चाहिए तो ये था कि पहले पंजाब हुकूमत इसका मुकम्मल सर्वे करवाती। 2016 में एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक लाहौर में जो है 1575 बसें जो हैं वो चाहिए थी। इसके अलावा जो है ट्रेन जो है, ट्रेन के 2 रूट्स और चाहिए थे। ऑरेंज लाइन ट्रेन तो काम कर रही है, इसके अलावा पर्पल लाइन ट्रेन का था और ब्लू लाइन ट्रेन जो है, अगर क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा आबादी लाहौर की है, तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, और उन 1 करोड़ 30 लाख लोगों में
सिर्फ तकरीबन 4 लाख लोगों को ट्रैवल ट्रिप्स डेली की बुनियाद पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुहैया कर रही है। अच्छा। बाकी सारे लोग जो हैं या वो मोटरसाइकिल रिक्शा पे सफ़र करते हैं या वो उनके पास अपनी सवारी है। अब अंदाज़ा कर लें कि जो मोटरसाइकिल रिक्शा है वो तो ना महफूज सफ़र है उसमें, ना ही वो सस्ता है, और दूसरी उसके अलावा ये है वो आरामदेह भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे उस पे सफ़र करने वाला जो है वो अब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के रात को घर पहुंचता है। अब पंजाब हुकूमत चाहती है कि हम जो है मुख्तलिफ शहरों में नई बसें लेके आएँ। उसके लिए इन्होंने काम किया, इन्होंने कहा कि 630 बसें जो हैं मुख्तलिफ शहरों के लिए, जिनमें लाहौर के लिए 300 बसेज हैं। अच्छा। इसके लिए रावलपिंडी के लिए 80 बसेज का 78 बसेज का कहा गया है। ठीक। मुल्तान के लिए 100 बसेज का कहा गया है। इसके अलावा फैसलाबाद के लिए 110 बसेज का है। बहावलपुर के लिए 42 बसों के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी शहर हैं। देखिए, अगर आप जामिया कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाते हैं तो तमाम शहरों की ज़रूरियात जो है, सफरी ज़रूरियात जो आवाम की है, उसको केटर फार किया जाएगा। पॉलिसी नहीं बना रहे, छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, छोटे शहरों को फिर वही उनके रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है मोटरसाइकिल रिक्शा पे। चाहिए तो ये था कि तमाम सूबे में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए। तमाम अजला का जो है या शहरों का जो भी बड़े शहर हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर तो कम अज़ कम उनका सर्वे करवाया जाता और देखा जाता वहाँ पे कितने रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुहैया करना ज़रूरी है, और आने वाले वक्तों में कहाँ कहाँ डिमांड पैदा हो सकती है। आपको पता है कि शहर बड़े हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, लोग गाँव से माइग्रेट करके शहरों में आ रहे हैं, शहरों की आबादी अपनी भी बढ़ रही है। वहाँ सबसे बड़ा जो मसला बड़े शहरों में है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, दूसरा माहौलियाती आलूदगी का, और ये इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि आप प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो सेफ हो, जो माहौल दोस्त हो, जब फराहम नहीं करते तो मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो ज़्यादा चलता है। उससे माहौलियाती आलूदगी का एक सर्वे के मुताबिक 80% कंट्रीब्यूट जो है मोटरसाइकिल रिक्शा करता है। उससे भी आवाम के जो है सेहत के मसाइल जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि जी हम इन 5 शहरों में जो है 630 बसें नई ले आएँ। इसके लिए इन्होंने 2 मॉडल बनाए हैं। एक मॉडल ये है कि पंजाब हुकूमत ये बसें खुद खरीदे, इस पर 50 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। उसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये बसें दे दी जाएँ और उनको कहा जाए कि वक्त के साथ जो है उनको ये बसें जो उनकी मलकियत में चली जाएंगी, ताकि वो अपनी मेंटेनेंस जो है वो बेहतर रख सकें। इस मॉडल के तहत जो है पंजाब हुकूमत को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। दूसरा मॉडल है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को कहा जाए कि वो अपनी बसें खुद खरीदें और खुद चलाएं, उस पे हुकूमत को सब्सिडी ज्यादा दी जाएगी। अब इन 2 मॉडल पे काम हो रहा है, लेकिन इन 2 मॉडल पे काम करने से पहले हुकूमत पंजाब को, मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस काम पे लगाएं कि सूबे के जितने अजला हैं और खासकर जो डिविजनल हेडक्वार्टर सिटीज हैं उनकी अवाम की डिमांड के मुताबिक साहब, ये तो पॉलिसीज है ना कि बनाई जाएं। 75-76 साल होने लगे हैं पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक जो है वो जामे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का फुकदान ही दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? ये गफलत है या फिर नाअहली है? क्या है ये कि अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई? नहीं, ये बात, ये गफलत भी है, वीएन का फुकदान भी है और तरजीहात का फुकदान भी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब हम स्टूडेंट थे तो लाहौर में पढ़ते तो यहाँ वॉल्वो बसेज चलती थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है हुकूमत में आए तो उन्होंने लाहौर के लिए बसेज शुरू कर दी। ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल होता है कि जहाँ वज़ीर आला या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसकी ज़्यादा नज़र हो, वहाँ के लिए एक मनसूबा शुरू कर दो, बाकी जाए जहन्नम में। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी वज़ीर आला की वीएन को देखते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं। उन्होंने लाहौर में एक बसेस शुरू करवा दी, उसके बाद कुछ डेवो बसेज आ गई, फिर बसेज गायब हो गई। अब ये कोई हल नहीं है। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। आपने जो बसेज लानी है उसको इंश्योर करना है कि इस बस की इतनी लाइफ है, तो इसको हमने ये शिफ्ट भी करना है, यानी आपने उसको रिप्लेस करना है, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं। आपने 3 शहरों में जो आप ट्रांसपोर्ट देते हैं उनमें 467 बसें चल रही हैं और 27 जो है मेट्रो ट्रेन चल रही हैं लाहौर में जो चल रही हैं। उसमें आपको पता है कितनी सब्सिडी दी जाती है? 17 अरब 50 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत के खजाने से सब्सिडी जाती है। ये वो पैसा है जो सूबे की तमाम आवाम से टैक्सेस लगाकर इकट्ठा किया जाता है, लेकिन सिर्फ 3 शहरों में, और 3 शहरों में भी आपने सिर्फ 5 या 7% लोगों को आप सफरी सहूलियत फराहम कर रहे हैं। बाकी लोग मोटरसाइकिल रिक्शा की मरहूने मिन्नत हैं, उस पर सफर करते हैं, हादसा का शिकार होते हैं, जान से भी चले जाते हैं, अपाहज भी सारी जिंदगी के लिए हो जाते हैं। और इसका वजह क्या? हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत को तो चाहिए ना कि अपना वीएन दे, तो सारे सूबे के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए।
एक मुस्तकिल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए, एक मुस्तकिल नेटवर्क क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए बात ये, इसका जिम्मेदार तो सियासतदान ही है। देखिए सियासतदान इलेक्ट होके आता है आवाम के वोटों से, उसने सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना होता है, उसने सफरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है, उसने पीने के पानी की, उसने सेहत की, उसने तालीम की, सारी सहूलियात प्रोवाइड करनी है ना? बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो वो टैक्स कलेक्ट करता है। आवाम को टैक्स क्यों लगाए जाते हैं कि उसके एवज आपको जो है तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल उलट मामला चलते हैं। सियासतदान आता है, वो लाहौर को फोकस करके बैठ जाता है, लाहौर में लोगों की जरूरियात है। देखिए बाकी लाहौर में तो 1 करोड़ 30 लाख आबादी है, 12 करोड़ का ये सूबा है बिल्कुल, और बाकी आपके 38 शहर हैं जहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। पॉलिसी बनी होगी तो मुस्तकबिल में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे ना। अगर पॉलिसी नहीं बनी, 75 सालों में एक पॉलिसी नहीं बना सकी गवर्नमेंट, तो नाअहली किन की है? सियासतदानों की, जो हुक्मरान है। ब्यूरोक्रेट जो है वो स्टेटस को की फोर्स होते हैं। उन्होंने तो सियासतदान ने जो कहना है उस पर अमल करना है, और उन्होंने अल्फाज का हेरा फेरी करके आगे पीछे करके उनको बना के दे देनी। अब भी ये जो करने जा रहे हैं, इसमें हाइब्रिड डीजल बसें जो हैं वो 6 शहरों के लिए लिए जा रही हैं, और लाहौर के लिए 27 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक बसें लिए जा रही हैं। अच्छा, अब चाहिए तो यह दुनिया भर में देखें टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गया, अब इलेक्ट्रिक बसेस पे लोग चले गए हैं। माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ भी आपको पता है सर्दियों में इतना बड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 450 पे चला जाता है, और लाहौर दुनिया का सबसे गंदा शहर भी बन जाता है। लेकिन आप उसको एड्रेस करने के लिए फिर कह रहे हैं हाइब्रिड जो है डीजल बसें लाएंगे। भाई क्यों लाए हैं? आप भी टेक्नोलॉजी, वजह है हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये देखें ना, ये हुक्मरानों को चाहिए ना कि वो कैलकुलेट करें कि आपकी बसेस जो हैं डीजल की जो मिशन होती है वो सबसे ज्यादा माहौलियाती आलूदगी पैदा करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर देखें दुनिया भर में स्टैंडर्ड ये होता है कि आपने आरामदेह, महफूज और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर यहाँ पर भी वो लागू किया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको वो बसेस लानी चाहिए जो माहौल दोस्त हों, ठीक है। दूसरी बात यह कि वो सस्ती हो, उन पे सब्सिडाइज आप फेयर हो। तीसरा वो महफूज हो, ताकि जो सफ़र उस पर कर रहा है उसको पता हो कि मैं अपनी मंजिल मकसूद तक जो है महफूज तरीके से पहुंच जाऊंगा। आपने फिर देखिए मोटरसाइकिल रिक्शा जो है, ये जब काम शुरू हुआ मोटरसाइकिल रिक्शे का, पॉलिसी अनाउंस कर दी कि मोटरसाइकिल रिक्शे को एज ए सवारी जो है वो आप रजिस्टर्ड करें। आजकल उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, जबकि मोटरसाइकिल रिक्शा बिल्कुल गैर महफूज और डेंजरस किस्म की सवारी है। वो आपको पता है 8-10 लोग बिठाए होते हैं, कहीं भी हादसा हो जाता है 1-2 बंदे जान से चले जाते हैं। बाकी जो है हादसात वो मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से ही देखने में आते हैं, और कई जानें चली जाती हैं उसमें। देखें बात यह है कि आए रोज आप मीडिया में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शा जो बस के साथ टकरा गया, वो मोटरसाइकिल रिक्शा ट्रक के साथ टकरा गया, मोटरसाइकिल रिक्शा जो उलट गया, बच्चों का मोटरसाइकिल रिक्शा उलट गया। आप क्यों उसको रेगुलेट कर रहे हैं? इतनी खतरनाक सफरी सहूलत को क्यों लीगलाइज किया जा रहा है फिर सुमरा साहब? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए मोटरसाइकिल रिक्शा के पीछे भी एक माफिया है ना, जो बसें चलाने नहीं देता। वो कहते हैं ये हमारा रोजगार। अब देखिए आप उनको अल्टरनेट रोजगार देना। आपने आवाम की जान के एवज जो है मोटरसाइकिल रिक्शा जरूर चलाना है, आप उनको बसें दें। बसें महफूज सफ़र के लिए बसें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आप सरमायाकारी करें उन बसेस में जो माहौल दोस्त बसेस हों। ये ना हो कि आप डीजल बसें मंगवा लें, 3-4 साल बाद उन डीजल बसों को डिस्पोज ऑफ करने का मसला बन जाए। आप इलेक्ट्रिक बसेस पे क्यों नहीं जाते? दूसरी बात यह है कि आप सूबे के तमाम शहरों की स्टडी क्यों नहीं कंडक्ट करवाते हैं कि आप देखिए गुजरांवाला में क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके फैसलाबाद में क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, साहिवाल में क्या ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बहावलपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, सरगोदा में क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शहरी आबादी बढ़ती जा रही है और हर आबादी के तनासुब के हिसाब से उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पेश आती है, और उस पे कोई भी अमल जो है वो कार फरमा नहीं है, कोई भी काम नहीं किया जा रहा, फुकदान ही फुकदान नजर आ रहा है। सुमरा साहब देखें तो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी फुकदान है, और क्या समझते हैं आपके कौन कौन से अवामिल हैं इसमें जो कार फरमाएं? देखिए पहली बात तो ये है कि आप जामे पॉलिसी बनाएं। दूसरी बात आपको फंड्स जो हैं वो मुहैया करने पड़ेंगे। आप गवर्नमेंट को एज ए रेगुलेटर जो है इसको फंड्स तो मुहैया कर दिए जाते हैं ना सुमरा साहब, फंड्स खुर्द-बुर्द हो जाते हैं, फंड्स इधर उधर चले जाते हैं। वो बात पता है क्या है, देखिए तरजीहात का फुकदान है ना। आप फंड्स फराहम करते हैं, उसके बाद चेक एंड बैलेंस नहीं आता है। शहबाज शरीफ साहब जी की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त था कि हम CNG बसेस लेके आ रहे हैं। आपने स्टडी नहीं करवाया कि CNG तो अगले 5-4 साल में वैसे खत्म हो रही है। आप CNG बसेस पे पीछे लग गए और LTC बन गई जो अब PTC है। LTC ने कहा कि हम लाहौर में CNG बसें चला देंगे, माहौल दोस्त बसें होंगी, आवाम को सफरी सहूलियात जो है महफूज तरीन
फराहम की जाएंगी। लेकिन 5 साल बाद पता चला कि CNG जो है उसका किल्लत आ गई है, लिहाजा CNG स्टेशन बंद हो गए, बाकी चीज़ें भी हो गई। आप जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाएंगे और वो उस पॉलिसी में तमाम स्टेक होल्डर को शामिल करें कि आपका आबादी किस लिहाज से बढ़ रही है, शहरी सहूलियात किस लिहाज से आपने देनी है, मसाइल किस तरह बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं, ट्रैफिक पुलिस इसको किस तरह देख रही है, इसको अर्बन प्लानिंग वाले किस तरह देख रहे हैं, ये तमाम लोगों को आप इन्वॉल्व करें, फिर एक पॉलिसी बनाएं। और वो पॉलिसी कम से कम 50 साल के लिए होनी चाहिए कि 50 साल आने वाले 50 साल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उस पॉलिसी के तहत हल होने चाहिए। लेकिन इसमें कमिटमेंट होती है ना, आपका जो सियासतदान वो चाहता है कि आज काम करूं, कल वो सड़क पे आ जाए, परसों उसकी बुनियाद पर मैंने वोट ले लूं। आपको पता कि ऑरेंज लाइन जो है ये बुज़दार साहब के दौर में ऑपरेशनल हुई थी, लेकिन जाते जाते 2018 में शहबाज शरीफ साहब इसकी टेस्ट जो है रन कर गए थे, लोगों को बिठा के दिखा के देखें जी, और उसी पे उन्होंने वोट भी मांगे थे लोगों से, और लाहौर के लोगों ने, बाकी सूबे के लोगों ने उनको वोट भी दिए थे। अब वोट से निकलकर आप आवाम की फलाह का सोचें काइंडली। वोट तो आपको लोगों ने देना ही देना है, लेकिन आज जो मनसूबा आप पायदार लेके आएंगे। इसी तरह ऑरेंज लाइन का जो था ये अंडरग्राउंड डिजाइन हुआ था, और लाहौर में 6 लाइंस अंडरग्राउंड बननी थी जो इंटरकनेक्टेड होनी थी, पूरे लाहौर के ट्रैफिक के मसाइल हल होने थे। आपने उसको एलिवेटेड बना दिया। अब एलिवेटेड जो है आप अंदाजा कर लें कि उसकी 50 साल लाइफ है, वो जब चलती है, कभी जब बारिश होती है तो उसका जगह जगह से वो आप टपक रही होती है, लोगों के कपड़े खराब हो रहे थे, लोग जो सफर कर रहे हैं उस पर, अगरचे वो मनसूबा बहुत अच्छा था, लेकिन अगर अंडरग्राउंड बनता, दुनिया भर में जो भी ऑरेंज ट्रेन होती हैं या ट्रेन का जो शहरों के अंदर सफ़र होता है अंडरग्राउंड होता है, और पंजाब वाहद यानी लाहौर वाहद शहर है जहाँ पे वो एलिवेटेड चलती है, और इसलिए बनाई गई। उस वक्त भी मैंने इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखें अगर अंडरग्राउंड बनाते हैं तो 10 साल में बनना है, ये हम 2 साल में बना के अगले वोट ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे यानी वोट का चक्कर में पड़े हुए हैं। आपका सियासतदान आवाम को सहूलियात देने के चक्कर में नहीं है, वो कहता है मुझे वोट दे के दोबारा इलेक्ट करके मुझे असेंबलियों में लेके आए ताकि अगली दफा नया मंसूबा लेके आऊं और नए खांचे लगाऊं। अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी तो एक मंसूबे की कंटिन्यूटी चलेगी, उसमें आपके कमीशन नहीं बनेंगे, उसमें करप्शन कम होगी और जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा। आप पहले बस चलाते हैं, फिर ट्रेन चलाते हैं, फिर कहते हैं बसेज लेके, ये देखिए अलग-अलग मंसूबे होंगे, अलग-अलग कमीशन मुबैना तौर पर बनेगा, अलग-अलग ऑफिसर दिहाड़ी लगाएंगे, सियासतदान भी दिहाड़ी लगाएंगे और लोगों को एंगेज भी कर लेंगे कि किसी को ठेका दे दिया, किसी को कुछ और कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। सुमरा साहब, एक आखिरी सवाल से आपसे पूछना चाहूंगी कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है सालाना कितना बजट ले रही है और उसका आउटकम क्या नजर आ रहा है हमें? देखिए, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी है लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के अलावा बाकी जो हमारे अजला हैं उनके शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना आवाम को सफरी सहूलियात के लिए। लेकिन पिछले कोई 8-10 साल से इनके पास ना एक बस को भी रेगुलेट नहीं करते, एक वैन भी इनके लिए रेगुलेट नहीं करते, और ये इनका करोड़ों में बजट है और ये सारा दिन जो है मक्खियां मारते हैं वहां बैठे हुए ऑफिसर। और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कहता है जी बड़ा काम कर रहे हैं यार, इनको ही लगा दें, सर्वे करें और ये पॉलिसी बना कर दें। बिल्कुल। अगर ये बसें, अब ये कहा यह जा रहा है कि लाहौर में जो 27 बसें इलेक्ट्रिक आ रही हैं वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी लेके आ रही है, वो इनको रेगुलेट करेगी। वो जब आएंगी तो देखा जाएगा ना। पहले तो आप बाकी जो देखें ना, हमारे 40 अजला हैं, उनमें से 4 अजला में 3 अजला में आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी हुई है, बाकी जो 37 अजला हैं उनका सर्वे कंडक्ट करवाएं, उनका देखें कि आने वाले दिनों में या आने वाले 50 सालों में क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्या है, और उसके हवाले से आप पॉलिसी बनाएं और उसकी फाइनेंसिंग को भी आप जो है टैग कर दें कि हर साल जो है पंजाब हुकूमत इतनी फाइनेंस करेगी, और प्राइवेट सेक्टर को अगर आपने इन्वॉल्व करना है तो उसको अट्रैक्टिव पैकेज दें और उनको कहें कि ये स्टैंडर्ड होगा। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, एप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ मंसूबे स्टार्ट नहीं मिलती, उनको चेक एंड बैलेंस भी देना पड़ता है, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि आखिर वो कितना काम कर रहे हैं और कितनी सहूलत फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से हुकाम बाला को ज़रूर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको लिए चलते हैं पेशावर की तरफ, जहां पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और जो उनसे कबल वजारत आला के मनसब पर फाइज थे को अक्सर ये कहते सुना गया है कि खैबर पख्तूनख्वा को उसके हक से महरूम रखा जा रहा है। इस बात की हकीकत क्या है हम बताएंगे आपको।
2012 में मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने आइन में तरमीम के बाद ये फैसला किया था कि सूबे से निकलने वाला तेल सूबे और फेडरेशन में 50-50% के हिसाब से तकसीम होगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई गई, लेकिन 11 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भी वफाकी हुकूमत मुश्तरका मुफादात कौंसिल के फैसले को नाफिजुल अमल नहीं बना सकी। मुल्क का वो सूबा जहां से तेल की इतनी ज़्यादा पैदावार हो रही है, उसके बावजूद क्या खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक मिल रहा है? आइए जानते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज बंगी से। मुमताज, आखिर ये खबर क्या है? जी फरजाना, ये सूबे के जब हुकूक की बात होती है तो हम अमूमन ये कहते हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के खालिस मुनाफे का मसला है या उसके बकायाजात का मसला है, लेकिन इससे हटकर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिस पर आज तक कोई ख़ास कार्रवाई हुई, ना तो विफाक की जानिब से और ना सूबे की जानिब से। अगरचे मतलब ख़बरों में और इस तरह से बयानात की हद तक तो इन मसाइल को काफ़ी उठाया गया, लेकिन अमली तौर पर इस सिलसिले में कोई काविश नहीं हुई। हम दो इश्यूज़ की बात करेंगे फरजाना, एक ऑयल से मुतालिक है और एक गैस से मुतालिक है। आपको पता है ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा अहम किरदार रहा है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल हैं जो सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और इस कौंसिल के फैसले की रोशनी में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई गई थी, और इस पॉलिसी को 11 साल हो गए हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि इस पॉलिसी पर ताहाल कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अगर हम तेल की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में 30,000 बैरल खाम तेल यौमिया पैदा होता है। अगर अब यूँ कहें कि पाकिस्तान में जितना तेल पैदा होता है, खैबर पख्तूनख्वा इसका 42% हिस्सा तेल बनाता है, तो बेजा नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पेट्रोलियम कंसेशंस के जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, उन्होंने ढूक हुसैन फील्ड जो है उससे तेल निकालने का जो ठेका था वो GTCL को दिया था। अच्छा। और उस फैसले की रोशनी में इस कंपनी ने जून 2020 से इस ब्लॉक से कमर्शियल सतह पर प्रोडक्शन भी शुरू कर दी थी, और बाकायदगी से जो फाइनेंस डिवीजन है उसको बाकायदा तौर पे जो वेंडफॉल लीवी है वो हिस्सा भी जाता रहा है। असल में फाइनेंस डिवीजन ने एक मैकेनिज्म बनाया था जिसके तहत सूबों को वेंडफॉल लीवी में अपना हिस्सा मिलना था, और ये हिस्सा इस तरह से था कि 50% हिस्सा विफाक के पास रहना था और 50% जो सूबा जो चीज पैदा करती है उसके मुताबिक उसको मिलना था तेल के सिलसिले में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगरचे इस फाइनेंस डिवीजन के इस मैकेनिज्म को तस्लीम किया था, लेकिन अभी तक जो उसका हिस्सा है वो तो दरकिनार, जो प्रोडक्शन का की डेटा जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ शेयर नहीं की गई। अगर हम जो खैबर पख्तूनख्वा में जो ब्लॉक्स है, कोहाट एक बड़ा ब्लॉक है, OGTCL इसे चला रहा है जहां से तेल पैदा हो रहा है, तो फील्ड से तो इस तेल की वेंडफॉल लीवी फाइनेंस डिवीजन के पास जा रही है। चाहिए तो ये था कि अब तक 50% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया जाता, लेकिन ताहाल उससे एक पाई भी नहीं मिल सकी। अच्छा। इसी तरह एक और ब्लॉक है जिसे टल ब्लॉक कहा जाता है, ये एक निजी कंपनी OGTCL और एक और 2-3 कंपनियां हैं वो उसे चला रही हैं, लेकिन इस ब्लॉक से खैबर पख्तूनख्वा को एक मुआहदे के तहत महरूम किया गया है, और वो मुआहदा किया था कि पेट्रोलियम कंसेशन के DG के दफ्तर में एक प्रोविंशियल डायरेक्टर होता है, जो सूबे के जो मामलात होते हैं प्रोविंशियल डायरेक्टर जो है उसका दिफा करता है, उससे मुशावरत की जाती है और उससे एतमाद भी लिया जाता है। लेकिन जब ये मुआहदा तय हो रहा था ये टल ब्लॉक के सिलसिले में, तो उस वक्त जो पेट्रोलियम कंसेशन की DG का दफ्तर है उस पर प्रोविंशियल डायरेक्टर को भी एतमाद में नहीं लिया गया। यूं खैबर पख्तूनख्वा को इस मुआहदे की मुशावरत से भी महरूम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा इस मामले को मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ले गई। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ये कहा गया कि वाकई ये तो ज्यादती है, तो उन्होंने फैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है। 2017 में पेट्रोलियम डिवीजन ने एक इलामिया भी जारी किया, ताहम जो टल जॉइंट वेंचर है उसके पार्टनर्स इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई साल से ये केस चलता रहा,
पिछले दिनों ये फैसला हुआ कि इस मामले को एक बार फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल के पास ले जाए, क्योंकि उसी का दायरा अख्तियार है। वो जो फैसला करेगा उसके मुताबिक ही खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लेकर उसका फैसला किया जाएगा। अच्छा। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह मामला भी लटका हुआ है। तो एक जानिब कोहाट ब्लॉक है, दूसरी जानिब टल ब्लॉक है, तीसरी जानिब जो डोक हुसैन वो है जो फील्ड है, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा जा रहा है। फरजाना, ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ऑयल की भी अगर हम बात कर लें तो आईन की शिक 161 के तहत जो उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है, वफाक ये ड्यूटी अमूमन वसूल करता है। तो फाइनेंस एक्ट जो 2010 है उसके तहत ये फैसला किया गया था कि कुदरती गैस पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह है वो 10 रुपए फी MMBTU के हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाएगा। अच्छा। उस वक्त जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंडस्ट्रियल गैस का जो टैरिफ था वो 2.6% बन रहा था, और उस वक्त इंडस्ट्रियल गैस टैरिफ 382 रुपए फी MMBTU मुकर्रर था। अब इंडस्ट्रियल टैरिफ की शरह जो है वो 2150 रुपए फी MMBTU है, और यूं इस हिसाब से ये शरह जो है 10% की बजाय 10 रुपए की बजाय 56 रुपए फी MMBTU होना चाहिए था। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त 430 MMCF कुदरती गैस जो है वो पैदा कर रहा है। सुबह की अपनी जरूरत जो है वो 200 MMCFD है, और जो मुल्क की जो कुल गैस की पैदावार है खैबर पख्तूनख्वा में 42% उस गैस का पैदा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ने 2016 में और फिर 2020 में 2 समदियाँ भेजी, और उसमें विफाक से ये कहा गया कि जो सूबे का जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जो हिस्सा बन रहा है उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। उस मुनासिबत से जो शरह है, जो टैरिफ है वो भी बढ़ गया है, तो उस मुनासिबत से ये हिस्सा भी बढ़ाया जाए। उसके साथ सिंध ने और बलूचिस्तान ने भी इत्तेफाक किया। बलूचिस्तान पंजाब की जो हुकूमत है वो भी उससे मुत्तफिक हो गई, लेकिन उसमें उन्होंने मामूली तरमीम कर दी। लेकिन हैरतकुन अमर तो यह है कि उस वक्त जो पेट्रोलियम डिवीजन ने इसकी ये कहकर मुखालफत की कि नहीं, इससे जो आम कंज्यूमर है वो मुतासिर होगा, और फिर इसके बरक्स पेट्रोलियम डिवीजन ने यह फैसला किया अभी हाल में कि जो 60 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी है वो लगा दी गई है। अगर पेट्रोलियम लेवी वो विफाक लगा रहा है तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा को इस फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे से क्यों महरूम किया जा रहा है? अच्छा। अब मसला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वसाइल जो हैं उसका इन्हिसार वो मतलब जो बजट है उसका इन्हिसार इन तमाम वसाइल पर है। अगर ये वसाइल उनको नहीं मिलते तो जाहिर है जो बजट जो सरप्लस बजट वो शो करते हैं वो तो फिर बजट है ही नहीं, चूंकि ये खैबर पख्तूनख्वा ही की पैदावार है। सबसे अहम सवाल इसमें ये बनता है कि जो तेल की आमदन से मुतालिक पॉलिसी बनाई थी इसको 11 साल बीत गए हैं। 11 साल बीतने के बाद भी अभी तक इसको नाफिज क्यों नहीं किया गया? असल में मसला ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में भी बात पहुंचती है, फिर जो है वफाक के साथ भी ये मामला उठा दिया जाता है। मुख्तलिफ जो इसकी कंसर्न डिवीजन है उनकी जानिब से नोटिफिकेशन भी हो जाती है, लेकिन एक मामले में तो अदालत का सहारा लिया गया, इतने साल ज़ाया की गए, मामला फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल के पास भेजा गया। जो दूसरे जो मामलात है, जो गैस की बात मैं कर रहा हूँ, जो कोहाट ब्लॉक है और जो दूसरे हैं ये डॉक हुसैन जो ब्लॉक है, जी बिल्कुल, उसकी जो वो है वो बगैर किसी वजह के उससे सूबे को इससे महरूम किया जा रहा है। हालांकि मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये बात हुई है, बाकायदा तौर पर इसके साथ इत्तेफाक भी किया गया है। मुमताज, वो रुकावट कहाँ आ रही है? केपी हुकूमत ने तो बार बार ये मामला उठाया था, उसके बावजूद फिर उसके हिस्से की अदायगी में कहाँ रुकावट आ रही है? फरजाना, इसमें मसला यह है कि पे दर पे जब हुकूमतें बदलती हैं और सूबे में एक हुकूमत होती है, विफाक पे दूसरी हुकूमत आती है, तो फिर तो मसला ज्यादा ही गंभीर हो जाता है। लेकिन ऐसी हुकूमतें भी आई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जब PTI की हुकूमत थी तो मरकज में भी यही हुकूमत है, लेकिन उस वक्त भी ये मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद जब हुकूमत हटाई गई तो यहाँ पे निगरान दो वज़राए आला गुजरे हैं, उन्होंने भी मसले को जो उस वक्त की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, उसके साथ उठाया, लेकिन उन्होंने भी उनके कान पर भी कोई जून तक नहीं रेंगी। अभी तक कोई ऐसी जामे भी नहीं बना सके हैं जिसे नाफिजुल अमल किया जा सके। नाजरीन, तेल का मसला बहुत अहम है और इसको हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस मसले को किस तरह से हल किया जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं मुल्तान की, जहां पर महकमा औकाफ और मैप्को के तनाज़े का शिकार होता शमसी तवानाई का मंसूबा है। तवानाई के हसूल के काबिल तजदीद ज़राए से काम लेने के लिए कुछ साल पहले पंजाब हुकूमत ने सूबे के तूलो अर्ज़ में मज़ारों पर शमसी तवानाई से बिजली फराहम करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में इब्तदा मुल्तान में दरबार हज़रत शाह रुकन आलम, दरबार हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और दरबार हज़रत शाह शम्स का इंतखाब किया गया था, लेकिन अब तक ये मंसूबा फ़ाल नहीं हो सका है और इसके लिए लगाए जाने वाले सोलर पैनल ख़राब होने लगे हैं। इस मंसूबे के लिए 6.5 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे। इतनी भारी रकम सोलर पैनल्स पर लगाई गई, शायद इसलिए कि सोलर पैनल ख़राब हो सके। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और इस मंसूबे पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? इस खबर के अंदर की खबर क्या है, पूछे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, बताइएगा। जी फरजाना, मामला कुछ इस तरह है कि 2021 में वजारत तवानाई पंजाब जो है उन्होंने ये मंसूबा शुरू किया था। महकमा औकाफ ने मज़ारात को जो शमसी तवानाई है उसके ज़रिए बिजली फराहम करके बिजली की बचत का फ़ैसला किया था, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से फंडिंग की गई थी। मुल्तान के जो मज़ारात हैं, इनके अलावा सूबा भर के अगर दीगर शहरों की बात की जाए तो लाहौर में 2 मज़ारात का इंतखाब किया गया था। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का इंतखाब किया गया था। कसूर में अगर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की बात की जाए तो वहाँ पर भी शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली फराहम की जानी थी। तो ओवरऑल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तो ये 26.5 करोड़ की रकम खर्च करके सोलर पैनल नस्ब कर दिए गए थे। उसमें जो मुल्तान का हिस्सा था, मुल्तान के मज़ारात का महकमा औकाफ की जो तनसीबात हैं, हज कम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर मजमूई तौर पर 900 सोलर पैनल जो है वो नस्ब हो चुके हैं। ये 2021 में ही नस्ब हो गए थे, मगर इनको अभी तक फाल नहीं किया जा सका। अब इस मंसूबे पर जो लागत मुल्तान में आई थी वो 6.5 करोड़ थी। ओवरऑल जो पंजाब के मज़ारात को शमसी तवानाई पे मुंतकिल करने का ये प्रोजेक्ट था, तो उस पर 26 करोड़ की रकम जो है वो खर्च हुई थी। महकमा तवानाई पंजाब ने इस मंसूबे को मुकम्मल करके महकमा औकाफ के हैंड ओवर करना था, मगर इस मामले में हुआ ये कि जब भी शमसी तवानाई हासिल की जाती सोलर पैनल की से, तो उसके लिए ग्रीन मीटर्स जो है उसकी तनसीब लाजमी है, ताकि जो वाफर बिजली है वो वापस जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उनको फराहम की जा सके, ताकि बाद में उसको बिल में एडजस्ट किया जा सके और इस तरह से जो बिजली के भारी भरकम बिल हैं उनसे निजात हासिल की जा सके। मगर इस मामले में ये हुआ कि सोलर पैनल जो है वो तो नस्ब कर दिए गए तमाम मज़ारात पर। महकमा औकाफ की तनसीबात पर भी हज कम्प्लेक्स में भी 170 जो सोलर पैनल हैं जो वो लगा दिए गए। इसी तरह जो शाह शम्स दरबार है वहाँ पर भी 45 जो है सोलर पैनल वो नस्ब कर दिए गए। करोड़ों रुपए खर्च करके सोलर पैनल नस्ब कर दिए गए, मगर जो ग्रीन मीटर्स हैं उनकी तनसीब नहीं हो सकी। उसकी तनसीब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत जो ठेकेदार था उसकी जिम्मेदारी थी, मगर ठेकेदार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जिसकी वजह से ग्रीन मीटर जो है वो नस्ब नहीं हुए और जो बिजली है जो शमसी तवानाई का जो ये मंसूबा था वो पाया तकमील को नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ताहाल जो मज़ारात हैं वो बिजली की वजह थी। जी, इस तखीर की जो इब्तदाई तौर पे वजह थी 2022 में वो ये बताई जा रही थी कि मैप्को के महकमा औकाफ ने बिजली के बिलों की मद में वाजबात अदा करने थे, जिस पर मैप्को ने डिमांड नोटिस जो है वो उनके जो है वो भरने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जब तक 31 लाख के वाजबात जो है वो जमा नहीं होंगे तब तक आपको ग्रीन मीटर्स जो हैं उसका डिमांड नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने 15 लाख एक दफ़ा पे किए, उसके बाद 16 लाख की रकम भी अदा कर दी। उसके बाद मामला ये सामने आया कि आपने तो ग्रीन मीटर्स जो है वो नस्ब ही नहीं किए। आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक महकमा तवानाई जो है उन्होंने जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया था उस ठेकेदार की जिम्मेदारी थी कि वो ग्रीन मीटर जो है वो नस्ब करे, मगर ठेकेदार जो है वो ग्रीन मीटर नस्ब किए बगैर ही रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद पंजाब भर के जिन मज़ारात रुकावटें हायल आ रही थी, जो ग्रीन मीटर्स नस्ब नहीं किए गए, सिर्फ उसकी वजह से सोलर पैनल जो है वो फाल नहीं हो पा रहे हैं। इसमें देखा जाए तो किसी हद तक जो महकमा औकाफ के अफसरान हैं उनकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती थी कि वो ठेकेदार जो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होता है उसमें अगर ठेकेदार जो भी शराइत हैं उसको अगर पूरा नहीं करता तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उसके खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मगर जो महकमा औकाफ पंजाब है उसकी जानब से ठेकेदार के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब इस हवाले से हमारी महकमा औकाफ मुल्तान जोन के अफसरान से बात हुई तो उन्होंने नाम जाहिर ना
करने की शर्त पर बताया कि हमने मुख्तलिफ औकात में जो है, जो हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं औकाफ के पंजाब के, उनको मरासले भिजवाएँ जिसमें हमने उनसे ये इस्तदा की है कि वो जो तवानाई महकमा है उसके जो मुतलका अफसरान है और जो ठेकेदार है जिनकी वजह से ये सोलर पैनल जो है पड़े ख़राब हो रहे हैं और ये मनसूबा जो है वो फाल नहीं हो सका और लाखों रुपए की जो मुमकिन बचत थी उससे महकमा औकाफ जो है वो महरूम हो रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। महकमा औकाफ मुल्तान के अफसरान का ये मौक़िफ़ है कि बारहा मरासलों के बावजूद किसी किस्म का ठेकेदार के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ताहाल जो बिजली की बचत का ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। अच्छा ज़हीर, क्या ये जो है ग्रीन मीटर्स, इसके बगैर सोलर सिस्टम फाल नहीं हो सकता? इसी तरह जो महकमा औकाफ की तनसीबात हैं, हज कम्प्लेक्स हैं, उनको भी सोलर एनर्जी पर शिफ्ट किया जाना था, वो भी अभी तक मुंतज़र है कि कब जो है ये मनसूबा फाल होता है और उनको जो बिजली की बचत है वो मुयसर आती है। अच्छा ज़हीर, जब कोई मनसूबा शुरू किया जाता है तो जहन में ये चीज़ रखी जाती है कहीं ना कहीं कि इस मंसूबे से हमें फ़ायदा होगा, और अगर ये मंसूबे जो है वो पाया तकमील तक पहुंच जाते तो कितना तखमीना था बचत का, कितनी बचत हो सकती थी? जी, जब हमारी महकमा औकाफ के अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था कि मुल्तान में जो 900 सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं, इससे मुमकिना तौर पर माहाना बुनियादों पर 15 से 16 लाख रुपए की सरकारी खजाने को बचत हो सकती थी। 3 साल कबल इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचना था, फाल किया जाना था, मगर अभी तक फाल नहीं हो सका। आप 15 को 12 से ज़रब दें, उसके बाद 3 सालों का हिसाब लगाए तो ये कम अज़ कम जो है वो 3.5 करोड़ की रकम जो है उससे कौमी खजाने को जो बचत होनी थी उससे महरूम रखा गया है। तो इजाफी जो अदायगियाँ हैं बिजली के बिलों की मद में वो औकाफ के अफसरान जो है वो अदा करने पर मजबूर हैं। साफ ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत के खजाने से वो रकम जाती है और वो मैपको को बिजली की जो तकसीम का कंपनियां उनको अदा की जाती है। ये सिर्फ मुल्तान की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे सूबे की तो जिन जिन मज़ारात पर ये सोलर पैनल नस्ब किए गए वहाँ पर भी मुमकिन तौर पर 10 से 15 लाख की, कहीं पर 20 लाख की माहाना बुनियादों पर बचत हो सकती है। बिल्कुल एक बड़े पैमाने पर ज़हीर देखा जाए तो हमें बचत होगी। सुमरा साहब भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सुमरा साहब, ये कहिएगा कि एक तरफ अगर इस तरह के मंसूबे कामयाब हो जाते हैं सोलर सिस्टम वाले, और जहां हम एक बात शुरू कर रहे थे ई बसेस के हवाले से, ये इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करना चाहें तो किस तरह से हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? ये देखें जी, ये जो सोलर सिस्टम है या जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, ये दोनों माहौल दोस्त एनर्जी के ज़राए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेज होगी तो आपका माहौलियाती आलूदगी का मसला काफ़ी तौर पर हल हो जाएगा। सोलर जो सिस्टम है इसमें एक तो देखें जो कंज्यूमर है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरा ये है कि वो आपको ग्रीन मीटर के ज़रिए जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा कर रहा है वो आपके नेशनल नेटवर्क में जो है वो डाल रहा है, और नेशनल नेटवर्क जो है उसको यूज़ करके अपनी लोड शेडिंग को मैनेज कर सकता है। लाहौर की थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई लेस्को हुकाम से, तो उनका कहना ये था कि लाहौर में जो है जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद जो है सूरज गरूब होने तक तकरीबन 500 से 600 मेगावाट जो है लेस्को रीजन में ये सोलर सिस्टम से बिजली आती है। अच्छा। और हमारी डिमांड जो है वो मैनेज हो जाती है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो उस सार्फ को फ़ायदा होगा इंडिविजुअली, दूसरा फ़ायदा जो है उन तकसीम कार कंपनीज़ को होगा कि उनका जो सप्लाई और डिमांड के दरमियान गैप है वो कम हो के आप लोड शेडिंग पे काबू पा सकते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों खबरें चल रही थी कि सोलर सिस्टम पर भी पर वाट के हिसाब से टैक्सेस लगा दिए जाएं, तो वो उन टैक्सेस की वजह से इस वक्त सोलर सिस्टम लगाने का जो अमल है डिस्करेज हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आम कंज्यूमर को अभी भी कन्फ्यूजन में रखा जा रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई, ना कोई बयान आया है, और ये कहा यह जा रहा है कि ये जो बजट आ रहा है 7 या 8 जून को अनाउंस किया जा रहा है उसमें शायद ये टैक्सेस जो हैं लगा दिए जाएँ। जब वो टैक्सेस लगेंगे तो ज़ाहिर है फिर सोलर की जो प्रोडक्शन एक आम इंडिविजुअल कंज्यूमर कर रहा है उसको महंगी पड़ेगी। दूसरा एक और भी बात चल रही है कि ये तकसीम कार जो कंपनीज़ हैं ये ग्रीन मीटर्स लगाने में लैतोलायल से काम लेंगी, डिले करेंगी, जानबूझ के नहीं लगाएंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा वो बिजली पैदा कर रहे हैं वो ज़ाया हो, वो नेशनल नेटवर्क में ना आ सके और उनको उनका रीपे ना करना पड़े, क्योंकि रिफंड करना पड़ता है ना आपको। आपने जितने यूनिट उन्होंने कंज्यूम किए और जितने प्रोड्यूस करके आपको दिए उसके गैप को आपको रिफंड करना पड़ता है। तो हुकूमत को इस पे चाहिए था कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाती और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर इस पॉलिसी को बनाया जाता ताकि दोनों मसाइल का हल किया जा सके। बिल्कुल, ऐसे तमाम मंसूबे जिससे अवाम का और इसके साथ हुकूमत फायदा हो उनको डिले में नहीं जाना चाहिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।